फैरो देश का निरपेक्ष सम्राट था और कम से कम सिद्धांत रूप में देश और उसके संसाधनों का पूरा नियंत्रण उसके हाथों में था। राजा सर्वोच्च सैन्य नायक और सरकार का मुखिया था, जो अपने मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की एक नौकरशाही पर निर्भर था। प्रशासन का कार्यभार राजा के बाद दूसरे स्थान पर कमान संभालने वाले वजीर के अधीन था, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था और भूमि सर्वेक्षण, खजाना, निर्माण परियोजनाओं, कानूनी प्रणाली और अभिलेखागारों का समन्वय करता था। 68 क्षेत्रीय स्तर पर देश को करीब 42 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसे नोमेस कहा जाता था, जिसमें से प्रत्येक एक नोमार्क द्वारा शासित होता था, जो अपने अधिकार क्षेत्र के लिए वजीर के प्रति जवाबदेह था। मंदिर अर्थव्यवस्था का आधार थे। वे न केवल आराधना के गृह थे, बल्कि अनाज भंडार और खजाने की एक शुरुआत में सिक्कों को असली मुद्रा की बजाय कीमती धातु के मानकीकृत टुकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगली सदियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने सिक्कों पर निर्भर होना शुरू कर दिया। 72 सामाजिक स्थिति संपादित करें। मिस्र का समाज उच्च रूप से स्तरीकृत था और सामाजिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता था। आबादी का मुख्य हिस्सा किसानों से निर्मित था, लेकिन कृषि उपज पर सीधे राज्य, मंदिर या कुलीन परिवार का स्वामित्व होता था, जो भूमि के स्वामी थे। 73 किसानों को श्रम कर देना पड़ता था और एक कार्रवाई प्रणाली में उन्हें सिंचाई या निर्माण परियोजनाओं पर काम करना आवश्यक था। 74 कलाकारों और कारीगरों की हैसियत किसानों से अधिक ऊंची थी, लेकिन वे भी राज्य के नियंत्रण में थे और मंदिरों से जुड़ी दुकानों में काम करते थे और उन्हें राज्य के खजाने से सीधे भुगतान किया जाता था। प्राचीन मिस्र में लेखकों और अधिकारियों के तबके को उच्च वर्ग का माना जाता था, जिन्हें सन के प्रक्षालित वस्त्र, जो उनके दर्जे को प्रदर्शित करता था, पहनने के संदर्भ में तथाकथित सफेद किल्ट वर्ग का कहा जाता था। 75 उच्च वर्ग ने कला और साहित्य में अपनी सामाजिक स्थिति को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। कुलीन वर्ग के नीचे स्थान था पुजारियों, चिकित्सक। अपने समकक्ष प्राचीन ग्रीस, रोम और दुनिया के अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक स्थानों की तुलना में भी प्राचीन मिस्र की महिलाओं के पास व्यक्तिगत पसंद और उपलब्धि के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद थी। यहाँ तक कि हचेप्सट और क्लियोपेट्रा जैसी महिलाएं फैरो भी बनी, जबकि अन्य ने उनकी देव पत्नियों के रूप में शक्ति का प्रयोग किया। इन स्वतंत्रताओं के बावजूद प्राचीन मिस्र की महिलाओं ने प्रशासन में आधिकारिक भूमिकाओं में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मंदिरों में ही गौण भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी और पुरुषों के समान कानूनी प्रणाली संपादित करें। आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रणाली का मुखिया फैरो था, जो कानून को लागू करने, न्याय प्रदान करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, एक अवधारणा जिसे प्राचीन मिस्र के लोग मात के रूप में उद्धृत करते थे। 68 हालांकि प्राचीन मिस्र की कोई कानूनी संहिता मौजूद नहीं है। अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि मिस्र का कानून सही और गलत नजरिए वाले एक व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित था, जो समझौते के जरिए विवाद हल करने पर बल देता था, न कि कड़ाई से विधियों के एक जटिल सेट के अनुपालन करने पर। 77 नवीन साम्राज्य में केनबिट के रूप में विख्यात बुजुर्गों की स्थानीय परिषदें छोटे दावों और लघु विवादों वाले अदालती मामलों में फैसले के लिए जिम्मेदार होती थीं। 68 हत्या, विशाल भूमि लेन देन और कब्र डकैती वाले अधिक गंभीर मामलों को ग्रेट केनबिट के सुपुर्द किया जाता था, जिसकी अध्यक्षता वजीर या फैरो करता था। अभियोगी और बचाव पक्ष को खुद को उपस्थित करना अपेक्षित था और उन्हें एक शपथ लेनी होती थी कि उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है। कुछ मामलों में राज्य, वकील और न्यायाधीश दोनों की भूमिका अदा करता था और एक आरोपी से बयान प्राप्त करने और किसी भी साजिशकर्ता का नाम उगलवाने के लिए यातना स्वरूप उसे मार सकता था। चाहे आरोप तुच्छ हो या गंभीर, अदालत के लेखक शिकायत, गवाही और मामले के फैसले को भविष्य में संदर्भ के लिए लिखकर संकलित कर लेते थे। 78 अपराध की गंभीरता के आधार पर छोटे अपराधों के लिए सजा में शामिल था जुर्माना, मार, चेहरे की विकृति या निर्वासन। हत्या और कब्र डकैती जैसे गंभीर अपराधों की सजा के तौर पर प्राणदंड दिया जाता था, जिसे शिरच्छेदन, पानी में डुबाकर
या सूली पर लटका कर निष्पादित किया जाता था। सजा को अपराधी के परिवार तक बढ़ाया जा सकता था। 68 नवीन साम्राज्य में शुरू होते हुए ओरेकल ने कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई पुजारियों द्वारा निष्पादित इस प्रक्रिया में देवता दोनों में से एक का चुनाव करते हुए आगे या पीछे हटते हुए या पेपिरुस के टुकड़े या ओस्ट्रासन पर लिखे किसी एक उत्तर की ओर इशारा करते हुए निर्णय प्रदान करते थे। अनुकूल भौगोलिक विशेषताओं के एक संयोजन ने प्राचीन मिस्र की संस्कृति की सफलता में योगदान दिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नील नदी के वार्षिक जलप्लावन के परिणाम स्वरूप समृद्ध उपजाऊ मिट्टी। इस प्रकार प्राचीन मिस्र के लोग बहुत अधिक खाद्यान्न उत्पादित करने में सक्षम रहे, जिसके कारण जनसंख्या ने समय और संसाधनों को सांस्कृतिक, तकनीकी और कलात्मक गतिविधियों के लिए अधिक समर्पित किया। प्राचीन मिस्र में भूमि प्रबंधन महत्वपूर्ण था क्योंकि करों का निर्धारण एक व्यक्ति के स्वामित्व में आने वाली जमीन के आधार पर होता था। 80 मिस्र में खेती नील नदी के चक्र पर निर्भर थी। मिस्र ने 3 जलवायु की पहचान की: आखेट, बाढ़, पेरेट, रोपन और शेमू, कटाई। बाढ़ का मौसम जून से सितंबर तक चलता था, जो नदी के तट पर खनिज से समृद्ध एक परत जमा कर देता था जो फसलों के लिए आदर्श था। बाढ़ के जल के कम होने के बाद उपज का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक चलता था। किसान खेतों में जुताई करते और बीज डालते थे, जिसे नालों और नहरों से सिंचित किया जाता था। मिस्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित रहते थे। 81 मार्च से मई तक किसान अपनी फसलों को काटने के लिए हंसिया का उपयोग करते थे, जिसे फिर अनाज से सींग के अलग करने के लिए एक सांड से पीटा जाता था। पछोरने से भूसा अनाज से अलग हो जाता था और फिर उस अनाज को आटे में पीस लिया जाता था। बियर बनाने के लिए किण्वन किया जाता था या बाद में उपयोग के लिए भंडारित किया जाता था। 82 प्राचीन मिस्रवासी अमार और जौ तथा कई अन्य अनाजों की खेती करते थे, जिनमें से सभी का उपयोग 2 मुख्य भोजन, रोटी और बियर बना सब्जियों में लीक, लहसुन, खरबूजे, स्क्वॉश, दाल, सलाद पत्ता और अन्य फसलें शामिल थी। इसके अलावा अंगूर की खेती होती थी जिससे शराब बनाई जाती थी। मिस्रवासियों का मानना था कि मनुष्यों और पशुओं के बीच एक संतुलित संबंध लौकिक व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है, इसलिए मनुष्यों, प्राणियों और पौधों को एक एकल पिंड के सदस्य के रूप में माना जाता था। 85 इसलिए पालतू और जंगली दोनों प्रकार के पशु अध्यात्म, साहचर्य और प्राचीन मिस्र के निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। मवेशी सबसे महत्वपूर्ण पशुधन थे। नियमित गणना के साथ प्रशासन पशुओं पर कर एकत्र करता था। एक झुंड के आकार से उनका स्वामित्व रखने वाले रियासत या मंदिर की प्रतिष्ठा और महत्व प्रतिबिंबित होता था। पशुओं के अलावा प्राचीन मिस्रवासी भेड़, बकरी और सूअर पालते थे। पोल्ट्री जैसे बतख, हंस और कबूतरों को जाल में पकड़ा जाता था और खेतों में पाला जाता था, जहां उन्हें मोटा करने के लिए जबरदस्ती आटा खिलाया जाता था। 86 नील नदी ने मछली का भरपूर स्रोत प्रदान किया। मधुमक्खियों को कम से कम प्राचीन साम्राज्य से पाला जाता रहा है और उनसे शहद और मोम दोनों प्राप्त होता था। 87 प्राचीन मिस्रवासी बोझा ढोने वाले जानवरों के रूप में गधे और बैलों का प्रयोग करते थे और उनसे खेतों में जुताई और मिट्टी में बीजारोपण करवाया जाता था। मोटे बैल की बलि चढ़ाना भी भेंट पूजा का एक केंद्रीय भाग हुआ करता था। 86 घोड़ों का प्रयोग दूसरे मध्यवर्ती काल में हिक्सोस द्वारा शुरू किया गया और हालांकि ऊंट को नवीन साम्राज्य से ही जाना जाता था, उन्हें उत्तरार्ध काल तक बोझा ढोने वाले पशु के रूप में उपयोग नहीं किया गया। ऐसे भी सबूत हैं जो बताते हैं कि उत्तरार्ध काल में हाथियों का कुछ समय के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से चराई की जमीन की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। 86 कुत्ते, बिल्ली और बंदर आम पालतू पशु थे, जबकि अफ्रीका के अंदरूनी क्षेत्रों से आयातित विदेशी जानवर जैसे शेर राजा के लिए आरक्षित थे। हेरोडोटस ने कहा है कि मिस्रवासी ही ऐसे लोग थे जो अपने पशुओं को अपने घरों में अपने साथ रखते थे। 85 पूर्व राजवंशीय और उत्तरार्ध काल के दौरान देवताओं की पूजा उनके पशु रूप में काफी लोकप्रिय थी।
जैसे बिल्ली देवी बस्तेत और इबिस देवता ठोथ, और इन जानवरों को पूजा में बलि के प्रयोजन के लिए खेतों में बड़ी संख्या में पाला जाता था। इमारती और सजावटी पत्थरों, तांबा और सीसा अयस्क, सोना और कीमती पत्थरों के मामले में समृद्ध है। इन प्राकृतिक संसाधनों ने प्राचीन मिस्रवासियों को स्मारकों, प्रतिमा उत्कीर्णन, उपकरण बनाने और फैशन गहने के निर्माण की अनुमति दी। नवासी, शवलेपन करने वाले ममिक्रिया के लिए वादी नतरुन से नमक का प्रयोग करते थे, जो प्लास्टर बनाने में आवश्यक जिप्सम भी प्रदान करता था। 90, अयस्क वाले पत्थर के निर्माण दूर दुर्गम पूर्वी रेगिस्तान और सिनाई में घाटी में पाए गए। वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए विशाल राज्य नियंत्रित अभियान की आवश्यकता थी। नूबिया में व्यापक स्वर्ण खदानें थीं और सबसे प्रारंभिक ज्ञात नक्शों में से एक इस क्षेत्र में एक सोने की खान का है। वादी हम्मामत ग्रेनाइट, ग्रेवैक और सोने का एक प्रमुख स्रोत था। चकमक पत्थर पहला एकत्रित और उपकरण बनाने के लिए प्रयुक्त खनिज था और चकमक पत्थर के हस्तकुल्हाड़ी नील नदी घाटी में बस्ती के सबसे प्रारंभिक सबूत है। ब्लेड बनाने और मध्यम कठोरता और टिकाऊ वाले तीर बनाने के लिए खनिज के पिंड से बड़े ध्यान से पपड़ी निकाली जाती थी। हालांकि इस प्रयोजन के लिए तांबे का प्रयोग पहले ही अपनाया जा चुका था। 91, निवल भार, साहुल और छोटी मूर्तियां बनाने के लिए गेबल रोसास में सीसा अयस्क गलेना पर काम किया। प्राचीन मिस्र में उपकरण बनाने के लिए तांबा सबसे महत्वपूर्ण धातु था और सिनाई से खनन किए गए मैलाकाइट अयस्क से बनी भट्टियों में इसे पिघलाया जाता था। 92, जलोढ़ जमाव में तलछट से डली को धोकर श्रमिक सोना एकत्रित करते थे या इससे अधिक परिश्रम वाली पद्धति के तहत सोना युक्त क्वार्टाजाइट को पीसकर और धोकर प्राप्त करते थे। ऊपरी मिस्र में पाए गए लौह भंडार का इस्तेमाल उत्तरार्ध काल में किया गया। 93, मिस्र में उच्च गुणवत्ता वाले इमारती पत्थर प्रचुर मात्रा में थे। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी घाटी से चूना पत्थर खोदकर लाते थे, आसवान से ग्रेनाइट और पूर्वी रेगिस्तान की घाटियों से बैसॉल्ट और बलुआ पत्थर। पोरफिरी, ग्रेवैक, एल्बेस्टर और स्फटिक जैसे सजावटी पत्थरों के भंडार पूर्वी रेगिस्तान में भरे थे और इन्हें प्रथम राजवंश से पहले ही एकत्र किया गया था। टोलेमिक और रोमन काल में खनिकों ने वादी सिकैत में नीलम और वादी एल हुदी में जम्बुमनी के भंडारों की खुदाई की। प्राचीन मिस्रवासी मिस्र में ना पाए जाने वाले दुर्लभ विदेशी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने विदेशी पड़ोसियों के साथ व्यापार करते थे। पूर्व राजवंशीय काल में स्वर्ण और इत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने नूबिया के साथ व्यापार स्थापित किया। उन्होंने फिलिस्तीन के साथ भी व्यापार की स्थापना की, जिसका सबूत प्रथम राजवंशीय फैरो की कब्र में पाए गए फिलिस्तीनी शैली के तेल के कटोरे से मिलता है। 95, दक्षिणी कनान में तैनात मिस्र की एक कॉलोनी का काल प्रथम राजवंश से थोड़ा पहले का है। 96, नारमेर में कनान में निर्मित मिट्टी के बर्तन हैं और जिन्हें वापस मिस्र को निर्यात किया गया। 97, द्वितीय राजवंश तक बिबलोस के साथ व्यापार ने प्राचीन मिस्र को उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया जो मिस्र में नहीं पाई जाती थी। 5वें राजवंश में पंत के साथ होने वाले व्यापार से मिस्र को स्वर्ण, खुशबूदार रेजिन, आबनूस, हाथी दांत और जंगली जानवर प्राप्त हुए जैसे बंदर और बबून। 98, टिन की आवश्यक मात्रा और तांबे की आपूर्ति के लिए मिस्र अनातोलिया पर आश्रित था, क्योंकि दोनों धातुएं पीतल के निर्माण के लिए आवश्यक थीं। प्राचीन मिस्रवासी नीले पत्थर लैपिस लज़ूली बेशकीमती मानते थे, जिसे उन्हें सुदूर अफगानिस्तान से आयात करना पड़ता था। मिस्र के भूमध्य क्षेत्र के व्यापार भागीदारों में ग्रीस और क्रेट भी थे, जो अन्य वस्तुओं के साथ जैतून के तेल की आपूर्ति करते थे। अपनी विलासिता वस्तुओं के आयात और कच्चे माल के बदले मिस्र कांच और पत्थर की वस्तुओं और अन्य तैयार माल के अलावा मुख्य रूप अनाज, सोना, सन के कपड़े और पेपिरस का निर्यात करता था। मिस्र की भाषा उत्तरी अफ्रीकी एशियाई भाषा है, जिसका बर्बर और सामी भाषाओं से निकट का संबंध है। 101, किसी भी भाषा की तुलना में इसका सबसे लंबा इतिहास है, जिसे करीब 3200 ईसा पूर्व से मध्य युग तक लिखा गया और शेष संवाद भाषा के रूप में काफी बाद तक बनी रही। प्राचीन मिस्र के विभिन्न चरण हैं: प्राचीन मिस्र, मध्य मिस्र, शास्त्रीय मिस्र, परवर्ती मिस्र,
बोलचाल की भाषा और कॉप्टिक। 102 मिस्र का लेखन कॉप्टिक से पहले बोली के अंतर को नहीं दिखाता है, लेकिन यह शायद मेम्फिस के आसपास और बाद के थीब्स में क्षेत्रीय बोलियों में बोला गया। 103 प्राचीन मिस्र की भाषा एक संश्लिष्ट भाषा थी, लेकिन यह बाद में विश्लेषणात्मक बन गई। परवर्ती मिस्र में विकसित पूर्व प्रत्यय निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक उपपद पुराने विभक्ति प्रधान प्रत्यय को प्रतिस्थापित करते हैं। पुराना शब्द क्रम क्रियाकर्ता क्रम से परिवर्तित होकर कर्ता क्रियाक्रम बन गया है। 104 मिस्र की चित्रलिपि याजकीय और बोलचाल की लिपियों को अंततः अधिक ध्वन्यात्मक कॉप्टिक वर्णमाला द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। कॉप्टिक का इस्तेमाल आज भी मिस्र के रूढ़िवादी चर्च में उपासना पद्धतियों में होता है और इसके निशान आधुनिक मिस्र की अरबी भाषा में पाए जाते हैं। प्राचीन मिस्र में अन्य अफ्रीकी एशियाई भाषाओं के समान ही 25 व्यंजन हैं। इनमें शामिल हैं ग्रसनी और बलाघाती व्यंजन, सघोष और अघोष विराम, अघोष संघर्षी और सघोष और अघोष स्पर्श संघर्षी। इसमें 3 लंबे और 3 छोटे स्वर हैं, जो परवर्ती मिस्र में लगभग 9 तक विस्तृत हुए। 106 मिस्र भाषा का मूल शब्द सामी और बर्बर के समान ही व्यंजन और अर्ध व्यंजन का त्रिवर्णी याद विवर्णी धातु है। शब्द रचना के लिए प्रत्यय जोड़े जाते हैं। क्रियारूप पुरुष से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए त्रिव्यंजनिक ढांचा STM शब्द सुन का अर्थगत सार है, उसका मूल क्रियारूप है STMF, वह सुनता है। यदि कर्ता संज्ञा है तो क्रिया के साथ प्रत्यय को नहीं जोड़ा जाता है। 107 STMHMT वह महिला सुनती है। विशेषण को संज्ञा से एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे मिश्र विशेषज्ञ अरबी के साथ इसकी समानता के कारण निस्बेशन कहते हैं। 108 क्रियात्मक और विशेषणात्मक वाक्य में शब्द का क्रम विधेय कर्ता होता है और संज्ञात्मक और क्रिया विशेषणात्मक वाक्य में कर्ता विधेय होता है। 109 यदि वाक्य लंबा है तो कर्ता को वाक्य के प्रारंभ में ले जाया जा सकता है, जिसके बाद पुनर्गृहीत सर्वनाम आता है। 110 क्रिया और संज्ञा को निपात एन से नकार दिया जाता है, लेकिन एन का प्रयोग क्रिया विशेषण और विशेषणात्मक वाक्यों के लिए किया जाता है। बलाघात अंत में या उपांत्य अक्षर पर पड़ता है, जो खुला हो सकता है या बंद। चित्रलिपि लेखन का काल करीब 3200 ईसा पूर्व का है और यह करीब 500 प्रतीकों से बना है। चित्रलिपि एक शब्द, एक ध्वनि या एक मूक निर्धारक का प्रतिनिधित्व कर सकता है और एक ही प्रतीक भिन्न संदर्भों में भिन्न कार्य कर सकता है। चित्रलिपि एक औपचारिक लिपि थी, जिसका प्रयोग पत्थर के स्मारकों और कब्रों पर किया जाता था, जो कला के व्यक्तिगत कार्य के समान विस्तृत हो सकता था। दैनंदिन लेखन के लिए लेखकों ने लेखन के एक घसीट रूप का इस्तेमाल किया, जिसे याजकीय कहा जाता है, जो द्रुत और आसान था, जबकि औपचारिक चित्रलिपि को किसी भी दिशा में पंक्ति या कॉलम में पढ़ा जा सकता है। हालांकि आमतौर पर दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है, याजकीय को आमतौर पर क्षैतिज पंक्तियों में हमेशा दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। लेखन का एक नया रूप, बोलचाल की भाषा, प्रचलित लेखन शैली बन गई और औपचारिक चित्रलिपि के साथ लेखन का यही रूप था जो रोसेट्टा स्टोन पर ग्रीक पाठ के साथ रहा है। उद्धरण चाहिए। 1वीं शताब्दी के आसपास कॉप्टिक वर्णमाला को बोलचाल की भाषा की लिपि के साथ प्रयोग किया जाने लगा। कॉप्टिक एक संशोधित ग्रीक वर्णमाला है जिसमें कुछ बोलचाल की भाषा के प्रतीकों को शामिल किया गया है। 113 हालांकि औपचारिक चित्रलिपि का इस्तेमाल समारोही भूमिका में 4वीं शताब्दी तक होता रहा है, जिसके अंत तक सिर्फ चंद पुजारी इसे पढ़ सकते थे। जब पारंपरिक धार्मिक प्रतिष्ठानों को भंग कर दिया गया तो चित्रलिपि लेखन का ज्ञान ज्यादातर खो गया। इन्हें समझने के प्रयास बाइज़ांटिन और मिस्र में इस्लामी काल तक होते रहे, पर सिर्फ 1822 में रोसेट्टा पत्थर की खोज और टॉमस यंग और जीन फ्रेकोइस चैंपोलियन के वर्षों के अनुसंधान के बाद चित्रलिपि को लगभग पूरी तरह से समझा जा सका। लेखन पहली बार शाही मकबरों में पाए गए मदों के लिए लेबल और टैग पर राजशाही से संबंधित रूप में पाया गया। यह मुख्य रूप से लेखकों का कार्य था, जो परांक संस्था या हाउस ऑफ लाइफ से बाहर कार्य करते थे। बाद वाले में शामिल थे कार्यालय, पुस्तकालय, हाउस ऑफ बुक्स कहा जाता था,
प्रयोगशालाएं और वेधशालाएं। 117 प्राचीन मिस्र के साहित्य के सर्वाधिक ज्ञात खंड जैसे पिरामिड और ताबूत ग्रंथ शास्त्रीय मिस्र भाषा में लिखे गए हैं, जो 1300 ईसा पूर्व तक लेखन की भाषा बनी रही। बाद में मिस्र भाषा को नवीन साम्राज्य के बाद से बोला गया और यह रामेसिड प्रशासनिक दस्तावेजों, प्रणय गीतों और कहानियों में और साथ ही बोलचाल की भाषा और कॉप्टिक ग्रंथों में प्रस्तुत होती है। इस अवधि के दौरान लेखन की परंपरा कब्र आत्मकथा में विकसित हो चुकी थी, जैसे हरखुफ और वेनी की सेबायत निर्देश के रूप में जानी जाने वाली शैली को मशहूर रईसों के उपदेश और मार्गदर्शन को प्रसारित करने के लिए विकसित किया गया था। इपवेर पपिरुस प्राकृतिक आपदा और सामाजिक क्रांति का वर्णन करती विलाप की एक कविता एक प्रसिद्ध उदाहरण है। मध्यकालीन मिस्र में लिखी गई स्टोरी ऑफ सिनुहे मिस्र के साहित्य की शास्त्रीय कृति हो सकती है। 118 इसी समय लिखा गया था। वेस्टकार पेपिरुस पुजारियों द्वारा किए गए चमत्कारों से संबंधित कहानियों की एक श्रृंखला, जिसे खुफू को उसके बेटों द्वारा सुनाया गया। 119 इंस्ट्रक्शन ऑफ अमेनेमोपे को निकट पूर्वी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। 120 नवीन साम्राज्य के अंतिम क्षणों में लोकप्रिय लेखन के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग अक्सर होने लगा, जैसे स्टोरी ऑफ वेनामुन और इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी। पहली वाली कहानी में एक सामंत की कथा है जो देवदार खरीदने के लिए लेबनन जाते समय रास्ते में लूट लिया जाता है और फिर संघर्ष करते हुए मिस्र लौटता है। करीब 700 ईसा पूर्व से गल्प कहानियों और निर्देशों जैसे लोकप्रिय इंस्ट्रक्शंस ऑन जशेशों की और साथ ही व्यक्तिगत और व्यावसायिक दस्तावेजों को बोलचाल की भाषा की लिपि और मिस्र भाषा के रूप में लिखा गया। ग्रीस रोम काल के दौरान बोलचाल की भाषा में लिखी गई कई कहानियां पूर्व के ऐतिहासिक युग में आधारित थीं, जब मिस्र एक स्वतंत्र देश था जिस पर महान फैरो का शासन हुआ करता था, जैसे रामेसेस I।